नमस्कार दोस्तों। लेबनान में भयानक ब्लास्ट के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने रिजाइन कर दिया है। यानी इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके हेल्थ मिनिस्टर, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। ये ऊपर ऊपर की खबर है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो बहुत ही सीरियस और अनोखी है। ये ब्लास्ट तो सिर्फ एक सिम्टम था इनके टूटे हुए पॉलिटिकल सिस्टम का। आज के दिन दोस्तों लेबनान वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है दुनिया की। ना सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस बल्कि हेल्थ क्राइसिस, गार्बेज क्राइसिस और बुरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है आज के दिन के देश में। क्या है इसके पीछे रीजन? क्या है इनका पॉलिटिकल सिस्टम जिसने पूरे देश को तबाह करके रख दिया है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ब्लास्ट के पीछे एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा रीजन बताया जाता है। किसी ने 2700 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट गलत तरीके से स्टोर कर रखा था बेरूट पोर्ट में। बेरूट ये लेबनान की कैपिटल सिटी है। अब बेरूट पोर्ट को दोस्तों डायरेक्टली सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, इसे जॉइंटली मैनेज किया जाता है बाय द कस्टम्स अथॉरिटी और बेरूट पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। अब बात यह है, जो कस्टम्स अथॉरिटी है उसे कंट्रोल करने वाले लोग प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट के लॉयल सपोर्टर्स हैं, और जो बेरूट पोर्ट अथॉरिटी है उसे कंट्रोल करने वाले लोग इनके पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर्स हैं। इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है और बेसिकली करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी गलती हो पाई। अब आप पूछेंगे यहां पर कि ये कैसे हो सकता है कि इनके प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स कुछ कर रहे हैं, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर कुछ कर रहे हैं। इसके पीछे दोस्तों हमें लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। बहुत ही अनोखा सिस्टम है कि किस तरह से काम करता है। लेबनान जो कंट्री है दोस्तों, ये सीरिया के बॉर्डर पे है। इसकी रिलीजियस डेमोग्राफिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कंट्री में 27% लोग शिया मुस्लिम्स हैं, 27% लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 21% लोग मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। मैरोनाइट एक क्रिश्चियंस के अंदर सेक्ट होती है, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स हो गया, और बाकी बची हुई परसेंटेज अलग अलग छोटी छोटी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। इन टोटल 18 से ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज इस देश को बनाती हैं, लेकिन 3 मेन है, सुन्नी, शिया और क्रिश्चियन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि जब ये देश आजाद हुआ 1943 में, लेबनान को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रेंच से। फ्रेंच कॉलोनाइजर थे यहां पर। इनकी नई सरकार ने कहा कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हर रिलीजियस कम्युनिटी को। हम नहीं चाहते कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी लेफ्ट आउट फील करे। तो ना सिर्फ हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे हर रिलीजियस कम्युनिटी को, बल्कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे पार्लियामेंट में। इन्होंने ऐसा रूल बनाया कि इन्होंने कहा कि हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, और हमारे देश का जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा। मतलब रूल ही ऐसा बना दिया कि प्रेसिडेंट हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन ही होगा और कोई रिलीजियस कम्युनिटी का इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ऐसा ही है, स्पीकर के साथ भी ऐसा ही है। अब ये सिस्टम थियोरेटिकली शायद आपको सुनने में अच्छा लगे कि हर रिलीजियस कम्युनिटी को यहां पर एक पोजीशन ऑफ पावर दी जा रही है, इक्वल चांस दिया जा रहा है, सब मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में दोस्तों हुआ क्या कि हर रिलीजियस कम्युनिटी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ उसी रिलीजियस कम्युनिटी की देखभाल करी, उसी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया, और इन सारी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम होती देश में तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की कम्युनिटी पर ब्लेम डालती, और इसकी वजह से शुरू में तो सिविल वॉर भी हो गई थी लेबनान में। 1975 से लेकर 1990 तक चली है सिविल वॉर। हालांकि इसके पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कि पैलेस्टीन से एक बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज भी आए थे, जिससे कई और कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रिगर हो गए थे। लेकिन इस सिविल वॉर के खत्म होने के बाद सेकंड रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया गया लेबनान के अंदर। इससे पहले जो इनके प्रेसिडेंट थे, जो मैरोनाइट क्रिश्चियन थे, उनके पास कहीं ज्यादा पावर होती थी एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंट की पावर कम करी गई इसके बाद, और थोड़ी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। और इसी के बाद ही था कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई पार्लियामेंट में। तो 1990 के बाद आपको सुनकर लगेगा कि चलो अब थोड़ी चीजें आसान हो जानी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती रही। कंट्री ढंग से फंक्शन नहीं कर पाई क्योंकि रिलीजन इतना ज्यादा इन्वॉल्व था पॉलिटिक्स के अंदर कि हर कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती और वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के ही इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी वो भी अपना इंफ्लुएंस जमा सकती थी लेबनान के ऊपर। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर की कंट्रीज। अब जैसे कि ईरान शिया मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम कंट्री। अब दोनों कंट्रीज ने अपना इंफ्लुएंस जमाया लेबनान के ऊपर। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी लेबनान के अंदर शिया मुस्लिम्स की और सुन्नी मुस्लिम्स की, उसको पीछे से सपोर्ट किया गया इन शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की कंट्रीज के द्वारा। सिमिलर चीज हुई मैरोनेट क्रिश्चियंस के साथ भी कि एक्सटर्नल पावर्स उन्हें सपोर्ट करने लगी। इजराइल की भी इन्वॉल्वमेंट हुई लेबनान की पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली इतनी सारी एक्सटर्नल फोर्सेस ने भी अपनी टांगे घुसानी शुरू कर दी लेबनान की पॉलिटिक्स में।
तो सेकेंड रिपब्लिक एस्टैब्लिश होने के बाद भी देश में कंडीशंस इंप्रूव नहीं। एक तो ये था कि सारी रिलीजियस कम्युनिटीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी सब अपनी कम्युनिटी में ही इंटरेस्टेड थी, बाकी कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और दूसरा ये, जब इतनी सारी कम्युनिटीज अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगी तो इनके बीच में धंधागिरी शुरू हो जाएगी, सब एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगी, ब्राइब करेंगी, किसको पावर में लाया जाए, क्या किया जाए, तो देश में करप्शन बुरी तरह से बढ़ गई। आज के दिन हालत इतनी खराब है दोस्तों कि दुनिया की थर्ड वर्स्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है लेबनान में एट 150%। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है ये मैंने ग्रीस की ग्राउंड रिपोर्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज के दिन दोस्तों यहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 37% और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एट 25%। 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन लेबनान की आज के दिन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है और सिविल वॉर के बाद जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था कंट्री में उसको कभी भी रीबिल्ड नहीं किया गया क्योंकि कभी भी सरकार के पास इतने पैसे ही नहीं। लेबनान के पॉलिटिशियंस अपनी जेबें भरने में इतने बिजी थे, लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रहे थे कि सरकार को पूरा खोखला कर दिया। सरकार के पास पैसे नहीं बचे, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, इतना बड़ा कर्ज होगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार जनता का टैक्स बढ़ाएगी, जनता पर ज्यादा टैक्स लागू करेगी ताकि सरकार पैसा ले पाए। और यही किया इनकी सरकार ने भी। सितंबर अक्टूबर तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे और अक्टूबर 17 को इनकी सरकार ने अनाउंस किया कि हम व्हाट्सएप कॉल्स पर भी एक नया टैक्स लगाएंगे $6 पर महीने का। और ये समझ लो दोस्तों टिपिंग पॉइंट था लोगों के लिए। लोगों ने कहा बस बहुत हो गया और नहीं सह सकते और अक्टूबर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 2019 में। हालांकि सरकार ने व्हाट्सएप पर टैक्स लगाने का जो डिसीजन था उसे तुरंत ही वापस ले लिया था, लेकिन इसने ट्रिगर कर दी एक नई रेवोल्यूशन। प्रोटेस्ट चालू हो गए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के सब साथ में आए प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार के खिलाफ। These ministers and legislators should be thrown in jail. They're thieves. They were begging for money from other countries on behalf of the Lebanese, but they then put the money in their own pockets. इन प्रोटेस्ट को नाम दिया जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन क्योंकि अक्टूबर 2019 की बात थी। इन प्रोटेस्ट के बाद इनके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। For 13 days, the Lebanese people have waited for a decision for a political solution that would stop the deterioration. I've tried during this period to find a way out, to listen to the people's voice and to protect the country from economic, security and social dangers. Today, I will not hide it from you. I have reached a dead end. एक नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए जिनका नाम था हसन दियाब और इन्होंने अनाउंस किया कि लेबनान को सख्त इकोनॉमिक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी ताकि इनकी सिचुएशन सुधारी जा सके। Dear Lebanese, our efforts should focus on preventing the collapse and restoring confidence and safeguarding national unity by consolidating bridges of understanding between all Lebanese people. लोगों को बहुत उम्मीद थी इनके नए प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उसके बाद आई कोविड-19 की क्राइसिस जिससे इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर होती चली गई और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद इनके नए प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. ब्लास्ट की वजह से एस्टिमेट किया जाता है कि 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और $15 बिलियन से ज्यादा का डैमेज हुआ। इसे भी एक तरह का ट्रिगर पॉइंट कहा जा सकता है जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए, प्रोटेस्ट और बढ़े और फाइनली सरकार को रिजाइन करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन करते वक्त कहा कि अब भगवान भरोसे है ये देश और करप्शन इतना ज्यादा है इस कंट्री के अंदर कि हम सरकार भी कुछ नहीं कर सकते। الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان. عشتم وعاش لبنان. लेकिन प्रोटेस्टर्स की डिमांड यहां पर खत्म नहीं होती। प्रोटेस्टर्स की अल्टीमेट डिमांड है कि पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बदला जाए। ये जो सेक्टेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग सेक्ट्स में, रिलीजियस कम्युनिटीज में लोगों को डिवाइड कर रखा है, उसके बेसिस पे पॉलिटिशियंस इलेक्शन जीतते हैं, सिस्टम काम करता है, इसे खत्म किया जाए और नॉर्मल सिस्टम बनाया जाए जैसा बाकी कंट्रीज में यूज किया जाता है। इतना ज्यादा धर्म को इन्वॉल्व ना किया जाए पॉलिटिक्स के अंदर और जो करप्शन है और टैक्सेस हैं उन्हें भी सही किया जाए। ये कुछ और डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की। आने वाला टाइम लेबनान के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। नया सिस्टम एस्टैब्लिश करना मुश्किल काम होने वाला है। ये जो पॉलिटिकल एलीट्स इनकी सरकार में बैठे हैं उन्हें ओवरथ्रो करना आसान काम नहीं होगा। आज के दिन जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज है हेजबुल्ला, शिया डोमिनेटेड है, इसे कई कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन टेररिस्ट का दर्जा देते हैं।
क्योंकि ये अपने मिलिशियाज बना चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती हैं, अपने अलग अलग रीजन्स को कंट्रोल करती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आइडियल रिजल्ट ये होगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं नेगोशिएट करें एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि नए इलेक्शंस कंडक्ट करे जाएं नॉन सेक्टेरियन बेसिस पे, यानी जो रिलीजियस कम्युनिटीज का डिवीजन था इसे कंप्लीटली हटा दिया जाए और ऐसे इलेक्शंस हो जिसमें धर्म ना देखा जाए लोगों का इलेक्ट करने से पहले, उन्हें कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सके, कोई भी प्रेसिडेंट बन सके। और ये जो इलेक्शंस होंगे और जो ट्रांजिशन होगा पावर का, इसे ओवरसी किया जाए इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, एनजीओज हो सकते हैं या टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं लेबनान के खुद के देश के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसे शेयर कीजिए और अगर और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल चीजें आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, फ्री है, फ्री टू लिसन है। स्पॉटिफाई ऐप में जाएंगे, बस महाभारत सर्च करिए, जहां पर मैंने कई इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाए हैं हमारे देश के सिस्टम को समझाते हुए ये किस तरह से काम करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिन लोगों को नहीं पता। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोज और पॉडकास्ट मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।